तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी परीक्षा 2023 23 अप्रैल शिफ्ट 1 का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, कंप्यूटर और मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। साथ ही साथ में अगली की शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 पर जरूर से जरूर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको जरूर देखना है। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, साथ ही साथ में आज के टॉप 5 स्कोरर हमें कौन-कौन मिले हैं, इसके अलावा आज की शिफ्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है। ऐसे ही हम जो है आपका जेल प्रहरी, वन रक्षक और फॉरेस्ट गार्ड इन सब का एग्जाम ऐसे डे बाय डे लेकर के आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न, अभी हाल ही में भारत और मालदीव के बीच में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है? तो सही आंसर एक्यूवेरिन 21 नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में आयोजित किया गया। मतलब कुल मिलाकर के आपसे ये पूछा चाहता था कि भारत और मालदीव के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, तो सही आंसर आपका एक्यूवेरिन है। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो भारत और मालदीव के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूवेरिन 21 का 11वां संस्करण आयोजित किया गया। कहाँ पर? मालदीव के कदातू जीव जो द्वीप है वहां पर इसको आयोजित किया गया है। ठीक है, ध्रुवीय भाषा में एक्वेरियन का अर्थ है मित्र। यह एक इंडो आर्यन भाषा है। यह भारत, लक्षद्वीप और मालदीव में बोली जाती है। बाकी भाषा के बारे में बताया है। पूरी जानकारी आपको इस प्रश्न के बारे में मिल गई। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सही आंसर है महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश का प्रथम संस्कृत है। अब देखिए, हो सकता है मध्य प्रदेश का पूछा हो या फिर भारत का पूछा हो। हम आपको इस प्रश्न में दोनों बता देंगे, भारत का भी और मध्य प्रदेश का भी। देख लीजिए, तो महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित एक राज्य विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये आपका मध्य प्रदेश का हो गया। बाकी बात कर लेते हैं अपने इंडिया का। तो संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1791 बनारस संस्कृत पाठशाला के रूप में की गई थी। बाद में इसका नाम बदल करके राजकीय संस्कृत पाठशाला व क्वींस कॉलेज कर दिया गया। वर्ष 1956 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल हुआ और इसका नाम वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। यानी कि जो वाराणसी वाला संस्कृत विश्वविद्यालय है वो जो है भारत का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय माना जाता है। ठीक है, दोनों प्रश्न आपके क्लियर हो गए, चाहे वो आपका एमपी का पूछा हो या आपका भारत का पूछा हो, दोनों आपके यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सही आंसर यहाँ पर भिंड है, क्योंकि ऑप्शन में आपका मुरैना भी नहीं दिया हुआ था। भिंड ही आपका उत्तरी जिला माना जाता है। ठीक है, व्यापम भिंड को ही मानता है, इसलिए ऑप्शन में भिंड ही दिया था। चलिए हम चारों जिले देख लेंगे कि उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम में कौन कौन से आपके जिले हैं मध्य प्रदेश के। देखिए, तो ग्वालियर के उत्तर पूर्व में 26 डिग्री 34 मिनट 50 डिग्री अक्षांश और ये दिया हुआ है अवस्थित भिंड मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला माना जाता है। ठीक है, चलिए कुछ और जानकारी देखिए। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर को माना जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली को माना जाता है। सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर को माना जाता है। ये सब आपको याद करके जाना है, क्योंकि हो सकता है आगे शिफ्ट में आपसे पूर्वी पूछ ले, दक्षिणी पूछ ले, तो ये आपको अपने दिमाग में रख करके जाना है कौन कौन सा जिला कौन कौन से छोर पर बसा हुआ है मध्य प्रदेश के। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्मभूमि किसकी रचना है? आज 3 रचनाएं आपसे पूछी गई हैं। एक जो है बुक का नाम पूछा गया है और 2 रचनाएं पूछी गई हैं। सर, रचनाएं बुक के नाम में क्या फ़र्क है? तो जो बुक का नाम पूछा गया है वो करंट अफेयर में पूछा गया है। ठीक है, पी चिदम्बरम जी की बुक का नाम पूछा गया है और रचनाएं जो है वो इन लेखकों की पूछी गई हैं। जैसे कर्मभूमि किसकी रचना है? तो सही आंसर है मुंशी प्रेमचंद की रचना है कर्मभूमि। चलिए मुंशी प्रेमचंद की कुछ और रचनाएं हम देख लेते हैं। देखिए, तो सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास हैं। ये सारे के सारे क्या है? उपन्यास है। तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि जो है 300 से अधिक इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। तो ये सारी आपको याद करके जाना, हो सकता है आगे आपसे एग्जाम में पूछ लें। बाकी ये सारी आपके उसमें रिपीट भी हो सकती हैं। वन रक्षक वाले एग्जाम में ये जो रचनाएँ हैं वो रिपीट भी हो सकती हैं। वन रक्षक के लिए स्पेशल क्लास हम शुरू कर रहे हैं, 27 से 28 तारीख से आपकी शुरू हो जाएँगी, जिसमें इन सारे प्रश्नों को भी हम रिपीट कर लेंगे। ठीक है, कैसे-कैसे उसको हम मतलब कैसे-कैसे क्लासेस चलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सब हम लास्ट में आपको बताएँगे। अभी हम एग्जाम का एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास सम्राट कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना, बहुत फेमस ये है प्रश्न है। उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं? तो मुंशी प्रेमचंद को। कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना के बारे में पूछा गया है। लेखकों और रचनाओं के ऊपर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया। ठीक है, सर्च कर लेना लेखक एवं रचनाएं बाई सक्सेस जंक्शन, तो वो सब आपको मिल जाएगा। जितनी आपकी पटवारी में पूछी गई है ना, अभी 3-4 दिन पहले ही हमने उनको अपडेट किया है, तो सारी हमने उसमें करा दी है। एग्जाम में जाने से पहले एक बार वो वीडियो आप जरूर देख करके जाएंगे। वैसे इस वीडियो के लास्ट में, जैसे ही वीडियो खत्म होने वाली होगी ना, इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको वो वीडियो दिख जाएगी, तो उसको आप देख लेना एक बार। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आज 3 प्रश्न पूछे गए रचनाओं से। देखिए, तो सुमित्रा नंदन की पंत की जो कुछ रचना है देख लीजिए। ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, ग्रंथि गुंजन, ग्राम्य, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, सत्यकाम आदि उनकी जो है रचनाएं हैं। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में रख करके जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत को ही प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है।
ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में इसी में पटवारी में पूछा जा चुका है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? जब ये वित्त मंत्री थे तो इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी, वो पुस्तक कौन सी है? यहाँ पर 2019 का करंट अफेयर आपसे पूछ लिया, ठीक है। वैसे करंट अफेयर की हमने 3 वीडियो बनाई हैं। पिछले 6 महीनों का ही करंट अफेयर आपसे पूछा जा रहा था। करंट अफेयर की 3 वीडियो बनाई है हमने। एक आपका अक्टूबर वाली अलग बनाई है, एक नवंबर-दिसंबर की अलग बनाई है और जनवरी-फरवरी की अलग बनाई है। तीनों वीडियो आप देख कर के जाना, वहाँ से भी कई सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो इस पुस्तक का नाम था अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया। ये इनकी पुस्तक का नाम है। 2019 में इसको जो है लॉन्च किया गया था। तो देखिए, अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी द्वारा लिखित है। यह पुस्तक पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा 8 फरवरी 2019 को नेहरू मेमोरियल संग्रहालय नई दिल्ली में लॉन्च की गई थी। कहाँ पर लॉन्च किया गया था? ये भी आपको याद रखना, किसने लॉन्च किया था? तो उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इसको लॉन्च किया था। यह पुस्तक देश में भय के माहौल और कैसे संवैधानिक मूल्यों को खतरे में डाला जा रहा है, यह दर्शाने वाले निबंधों का संग्रह है, ठीक है। अब देखिए कुछ और किताबें देख लीजिए इनकी, क्योंकि आगे पूछी जा सकती हैं। पावर टू स्पीकिंग ट्रुथ ऑफ ट्रुथ टू पावर, माई अल्टरनेटिव व्यू, ये भी इनकी किताब है। फियरलेस इन अपोजिशन, ये भी इनकी किताब है। स्टैंडिंग गार्ड, अ ईयर इन अपोजिशन, ये भी इनकी किताब है। ये तो इन तीनों किताबों को आपको थोड़ा सा देख करके जाना, हो सकता है आपसे पूछ लें, बल्कि एक्स्ट्रा जानकारी के लिए हमने आपको बता दी है। ये आपके फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है वो बिहार में स्थित है। विक्रमशिला और तक्षशिला, इन दोनों में से प्रश्न पूछा गया था। दोनों को आइए हम कवर कर लेते हैं। तो देखिए, बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का शिक्षा केंद्र रहा है। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना नरेश धर्मपाल के द्वारा की गई थी। बिहार के नरेश जो है धर्मपाल, इनके द्वारा 775 से 800 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और तक्षशिला विश्वविद्यालय से भी प्रश्न पूछा गया था। अब ये आप बताएंगे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन ऑफ द डे है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये बता दें आपको, ये अपने भारत में स्थित नहीं है, ठीक है। भारत के बाहर, भारत का एक जो पड़ोसी देश है, यहाँ पर स्थित है। अब तो आप बता सकते हो भाई, ठीक है। अब इतना ही बता पाएंगे हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कमेंट जरूर करना यार, ठीक है। अब तक कितने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन चुके हैं? बहुत ही एक तरह से अलग लेवल का प्रश्न पूछा आज। यही परिवर्तन देखने को मिला 2 दिन की छुट्टी में ना। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ी कर हो गया है, ठीक है। व्यापक वालों के साथ 2 दिन में पता नहीं क्या क्या बदल दिया है। तो कुल मिलाकर के 6 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अब तक प्रधानमंत्री बन चुके हैं। चलिए देखते हैं। ये करंट अफेयर का प्रश्न है। अभी करंट अफेयर कुछ दिन पहले इस पर चर्चा हुई थी, इसीलिए इस प्रश्न को पूछ दिया। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सीएम थे, ठीक है। मोदी के अलावा 5 प्रधानमंत्री ऐसे भी हुए हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन से? तो सबसे पहले हैं मोरारजी देसाई। ऐसे पहले मुख्यमंत्री थे जो बाद में प्रधानमंत्री बने थे। तो पहले ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने हैं वो मोरारजी देसाई हैं, और अंतिम ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। इसके बाद आगे जो भी बनेंगे उनको बाद में बात की जाएगी। वर्तमान की बात करें तो कुल मिलाकर के 6 है, और यही आपका आंसर भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सर्वाधिक बांधों की जनसंख्या किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बांधों की संख्या है। देख लीजिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर राजस्थान लगा करके आए हैं, लेकिन सही आंसर आपका महाराष्ट्र है। पहले पर आपका महाराष्ट्र है, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर गुजरात है। चलिए देख लेते हैं कितने कितने बांध हैं, आइए देखिए। तो भारत में सबसे ज़्यादा बांधों की सूची में महाराष्ट्र लगभग 1000 बांधों के साथ में सबसे ऊपर है। छोटे-मोटे सारे बांधों को मिलाकर के बात की गई है, ठीक है ना? ऐसा ऐसा मत कर देना कि अरे मतलब 1000 बड़े-बड़े बांध नहीं, छोटे-मोटे सारे बांधों को मिलाकर के 1000। मध्य प्रदेश में 906, गुजरात में 632 कुल मिलाकर के बांध हैं छोटे-मोटे सारे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्प पुष्प के पुरुष जननांग को किस नाम से जानते हैं? तो पुष्प के पुरुष जननांग को पुंकेसर कहा जाता है। देखिए, तो पुष्प का नर जननांग पुंकेसर कहलाता है। यह पौधों के नर युग्मकों को बनाने में मदद करता है और परागकणों की मदद से परागकणों में पाया जाता है। पुष्प का मादांग जो है वो कार्पल या फिर अंडक कहलाता है। हमने आपको पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका, तो हमने आपको बताया था कि पुरुष जो पुष्प का जो नर जननांग होता है, ये जो है परागकण का निर्माण करता है। ये परागकण क्या होते हैं? ये परागकण या तो भंवरों के द्वारा या फिर आपकी हवा के माध्यम से उड़ करके जो है मादा जननांग में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है ना? जो कि आपका कॉर्पेल होता है, उड़ करके यहाँ पर प्रवेश कर गया, फिर यहाँ से जो है पुष्पों का निर्माण शुरू हो जाता है। ये सारा हम आपको पहले बता चुके हैं, जो हमने साइंस की क्लास ली थी, ठीक है ना? जो भी नया टॉपिक आपके एग्जाम में आता जाता है उसकी हम डेली एक वीडियो बनाते जाते हैं, तो वो वीडियो भी आपको जरूर देख लेना है। कल भी हमने वीडियो बनाई थी, कल हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस की वीडियो बनाई थी, ट्रिक के द्वारा हमने याद कराया था। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी 100% गारंटी दे रहा हूँ कि वो हमने जितने भी आपको याद कराए हैं एक भी आप भूलेंगे नहीं। इस तरह से फनी ट्रिक की मदद से हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस याद कराए हैं। कल सुबह अपलोड की थी, जा करके जरूर देख लेना। और वो सारे के सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके पटवारी में पूछे गए हैं, ठीक है।
चलिए, आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को किस नाम से जाना जाता है? तो हमने पहले भी आपको बताया था, 17वें वर्ग को हैलोजन तत्वों के नाम से जाना जाता है, ठीक है? देखिए, आवर्त सारणी के समूह आप सारे उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, समूह 15 को निट्रोजन या फिर नाइट्रोजन समूह के रूप में जाना जाता है, समूह 15 को, ठीक है? चलिए, समूह 16 को चैल्कोजेंस या फिर ऑक्सीजन समूह के रूप में जाना जाता है, ठीक है? समूह 17 को हमने बता दिया हैलोजन कहते हैं। समूह 18 को उत्कृष्ट गैसों के रूप में जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है। आज आवर्त सारणी छाई रही है एकदम, आज आवर्त सारणी से काफ़ी प्रश्न बने हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक एलिमेंट कौन-सा है? यानी कि विद्युत ऋणात्मक पूछा गया था। विद्युत ऋणात्मक सबसे ज़्यादा कौन-सा है विद्युत ऋणात्मक तत्व? तो आपका फ्लोरीन है जो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है। अब विद्युत ऋणात्मक पूछा तो धनात्मक भी पूछा जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं, देखिए। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है। सबसे कम विद्युत ऋणात्मक या तो सबसे कम विद्युत ऋणात्मक पूछे या फिर सबसे धनात्मक तत्व कौन-सा है? तो वो आपका फ्रांसियम है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए, परमाणु वैद्युत ऋणात्मकता मूल्यों के बीच जितना अधिक अंतर होगा, उनके बीच रासायनिक आबंध उतना ही अधिक ध्रुवीय होगा। ये आपका स्टेटमेंट बेस पूछा जा सकता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको आवर्त सारणी अच्छे से पढ़ कर के जाना है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? ये आज पूछा था, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। त्वरण के लिए एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड वर्ग या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब इसी से मिलता-जुलता एक और मात्रक है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो कौन सा है? चाल और वेग का। तो चाल और वेग का जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड है, इसमें स्क्वायर नहीं लगा, ठीक है ना? तो मीटर प्रति सेकंड, चाल और वेग दोनों का एसआई व्युत्पन्न इकाई है। यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 1 मीटर दूरी तय करती है तो उसकी चाल 1 मीटर प्रति सेकंड होगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है? यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न। आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं? तो कुल मिलाकर के 18 वर्ग जो है वो आवर्त सारणी में है, तो देख लीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी को आवर्त सारणी का दीर्घ रूप भी कहते हैं। इसमें 18 वर्ग, कुल 18 वर्ग और 7 आवर्त है, ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। देखिए, यहाँ पर वर्ग पूछ लिया तो आगे आवर्त आपसे पूछा जा सकता है। हैलोजन कौन से हैं? चैल्कोजेंस कौन से हैं? ऑक्सीजन समूह किसे कहते हैं? अक्रिय गैसें कौन सी हैं? ये सब आपको देख कर के जाना है, यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। चलिए, वायु प्रदूषण की वजह से होने वाली बीमारी कौन-सी है? तो दमा जो बीमारी है, वो वायु प्रदूषण की वजह से होती है। कुछ अन्य बीमारी देख लेते हैं जो वायु प्रदूषण की वजह से होती हैं। देखिए, तो वायु प्रदूषण के संपर्क में आने वाले विशिष्ट रोग परिणामों में जैसे कि स्ट्रोक हो गया जो हृदयाघात होता है। इसके बाद इस्केमिक हृदय रोग, ठीक है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, फेफड़े का कैंसर, निमोनिया और मोतियाबिंद, ये सारे जो हैं वो वायु प्रदूषण से होने वाले रोग कहे जा सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिफेक्ट यानी कि सीएडी, सीएडी पूछा गया था, सीएडी, ठीक है? ऑप्शन और उसके मतलब कोष्ठक में दिया हुआ भी था। कोरोनरी आर्टरी डिफेक्ट रोग किससे संबंधित है? तो ये आपका हृदय से संबंधित, जहाँ भी आपको आर्टरी, धमनी वगैरह मिल जाए, समझ लीजिए हृदय से संबंधित ही ये रोग है, ठीक है? क्या होता है आइए देखते हैं। तो कोरोनरी धमनी रोग जिसे सीएडी भी कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जो आपके हृदय को प्रभावित करती है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे आम हृदय रोग है। सीएडी तब होता है जब कोरोनरी धमनियाँ हृदय को पर्याप्त रक्त, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति करने के लिए संघर्ष करती हैं, तो कोलेस्ट्रॉल जमा या फिर सजीले टुकड़े लगभग हमेशा दूध देने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी कोलेस्ट्रॉल वगैरह जब जमा हो जाता है, सबसे ज़्यादा जिनका वजन बहुत ज़्यादा होता है, उनको जो हार्ट अटैक की बीमारी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि रक्त का प्रवाह जो है वो तेज़ी से नहीं हो पाता है, इस वजह से ये सीएडी रोग हो जाता है, ठीक है? तो ये आपकी जीके और साइंस की बात हो गई। इसके अलावा बता दें, जीके और साइंस की 15 मार्च से अब तक पूछे गए सारे प्रश्नों को एक वीडियो हमने कंपाइल कर दिया है। सर्च कर लेना 15 मार्च बाय सक्सेस जंक्शन, तो 3-4 वीडियो आ जाएँगी। उसमें 15 मार्च से अब तक जितनी आपके जीके और साइंस वाली वीडियो भी आ जाएगी, कंप्यूटर वाली वीडियो भी आ जाएगी, 15 मार्च से अपने जितने पूछे गए हैं। इसके अलावा आपकी जो आपका केस स्टडी बाय सक्सेस जंक्शन, तो केस स्टडी यानी कि प्रबंधन वाली वीडियो भी आ जाएगी, ठीक है ना? तो ये सब आपको देख कर के जाना है, थोड़ी-सी आपको मदद मिल जाएगी आपके एग्ज़ाम में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट में एक ट्रिक भी हम आपको बताने वाले हैं जो आपका समय बचाएगी आपकी जो है रीजनिंग में, ठीक है? तो लास्ट में बताएँगे कि क्या कर सकते हैं अपना समय बचाने के लिए। लगभग 8 से 10 मिनट आपके बच जाएँगे। वो क्या ट्रिक है लास्ट में बताते हैं। देखिए हिंदी, हिंदी की बात करते हैं तो कर्मधारय समास का उदाहरण पूछा गया था। उत्साह किसका स्थायी भाव होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, पता है आपको। विलोम शब्द पूछे गए थे। इसके अलावा लोहार में कौन-सा प्रत्यय है? ये पूछा गया था। खाली हाथ होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? सर्वनाम से प्रश्न बने थे। तत्सम तद्भव से 3 प्रश्न बने थे। तो तत्सम, तद्भव और वाच्य की एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। ट्रिक के द्वारा हमने आपको पढ़ाया है। आप सर्च कर लेना तत्सम तद्भव एंड वाच्य बाय सक्सेस जंक्शन, तो आपको देखने को मिल जाएगी। उसको भी आप देख करके जाएँगे। आप कैसे तत्सम से तद्भव में चेंज करें, कैसे पहचानें, इसके अलावा वाच्य को कैसे पहचानें, ये हमने उसमें कराया है, ठीक है? वर्तनी के 3 प्रश्न, पर्यायवाची के 2 प्रश्न, शुद्ध अशुद्ध के वाक्यों के भी प्रश्न पूछे गए हैं और अनेकार्थी शब्द भी आपसे पूछे गए हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कंप्यूटर की भाई। तो कंप्यूटर में अगर बात करें तो सबसे बड़ी स्टोरेज मेमोरी कौन-सी होती है? ये पूछा गया है। एमएस एक्सेल में रो को सिलेक्ट करने के लिए कौन-सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? ये पूछा गया है। जावा से एक कोडिंग वाला प्रश्न आया था। मास टोपोलॉजी कौन-सी है? ये पूछा गया था।
एवरेज ऑफ सम का फॉर्मूला क्या होता है पूछा गया था। डीबीएमएस से प्रश्न पूछा गया था। कीबोर्ड से पूछा गया था। आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सी ये पूछा गया था। विंडो से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। सेव करने के बाद डाटा कहाँ पर जाता है, ये प्रश्न आपका कुछ कंप्यूटर में पूछे गए थे। बाकी कंप्यूटर थोड़ा सा अच्छे लेवल का आज पूछा गया था। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, बात मैथ्स की कर लेते हैं। तो एसआईसीआई के 3 प्रश्न देखने को मिले हैं आज। टाइम एंड वर्क के लगभग 4 से 5 प्रश्न टाइम एंड वर्क के हैं। डीआई के आज 3 प्रश्न देखने को मिले हैं बार ग्राफ वाली। प्रायिकता का एक प्रश्न जो कि पासा के ऊपर आधारित था, पासा से जो प्रायिकता होती है वो पूछी गई थी। बॉड मास के 2 प्रश्न, प्रॉफिट लॉस के 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एलिगेशन के भी 2 प्रश्न थे, मेंसुरेशन का 2 प्रश्न था। इसके अलावा मेंसुरेशन के अलावा और जो है कुछ नहीं पूछा गया एडवांस में, ठीक है। औसत से प्रश्न है और पाई चार्ट से भी प्रश्न आज आपके पूछे गए हैं। तो ये सब आपको करके जाना है, ट्रेन वगैरह ये सब आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आज 2 प्रश्न आए थे सिटिंग से। मतलब सिटिंग के 2 प्रश्न थे, उनमें 3-3 प्रश्न पूछे गए थे। मतलब 2 प्रश्न सिटिंग के पूछे गए थे। एक तो लाइन वाला और एक रो वाला। लाइन में जो है 8 लोगों को बैठाया था उत्तर की ओर मुँह करके, और जो आपका सर्किल था, इस सर्किल में जो है अंदर की ओर मुँह करके 10 लोगों को बिठाया था। फिर यहाँ से 3-3 प्रश्न आपके बने थे। आज रीजनिंग में काफ़ी प्रश्न आए हैं, लगभग 32 प्रश्न आज रीजनिंग में पूछे गए हैं, ठीक है ना। चलिए, फिर लोगों को सर्किल बिठाया था। ऑर्डर और रैंकिंग से प्रश्न था, ठीक है ना। इसके अलावा डायरेक्शन से प्रश्न था, साइलॉग के 2 प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग के 6 प्रश्न, मिसिंग नंबर से प्रश्न पूछे गए थे, कथन निष्कर्ष के 2 प्रश्न, ब्लड रिलेशन से 2 प्रश्न। शायद आज मतलब इसमें थोड़ा-सा सस्पेंस है, ये पूछा गया था कि नहीं ये तो मुझे कन्फर्म नहीं मिल पाया, ठीक है ना। कुछ कह रहे हैं कि हाँ पूछा गया, कुछ लोग लिख रहे हैं नहीं पूछा गया है, तो ये मतलब कि थोड़ा-सा सस्पेंस में है। आगे बढ़ते हैं। पेपर कटिंग फोल्डिंग के 2 प्रश्न थे, नंबर सीरीज़ से 3 से 4 प्रश्न नंबर सीरीज़ के पूछे जा रहे हैं, जिनमें लुप्त संख्या को पूछा जा रहा है, ठीक है। ऐसे-ऐसे करके फिर लुप्त हो जाती है संख्या वो। एनालॉजी के 2 से 3 प्रश्न, और अगली आकृति कौन-सी हुई, यहाँ से भी 3 प्रश्न आज पूछे गए हैं। चलिए आगे करते हैं बात भाई प्रबंधन की। तो प्रबंधन से बैंकिंग से रिलेटेड 2 प्रश्न आपके प्रबंधन में पूछे जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स के 2 प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न इकोनॉमिक्स के पूछे जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स की वीडियो हमने 2 वीडियो अपलोड की हैं, वहाँ से बहुत प्रश्न आ रहा है, ठीक है ना। जीके जीएस में भी आ जा रहा है वहाँ से, और आपका इसमें प्रबंधन में भी आ जा रहा है। सर्च करना इकोनॉमिक्स बाय सक्सेस जंक्शन, और वो दोनों वीडियो में बार-बार कह रहा हूँ भाई, मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट नहीं लगाया है, नहीं तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर कमेंट किया कि सर आपकी इकोनॉमिक्स वाली वीडियो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रही। 5 से 6 प्रश्न डायरेक्ट उस वीडियो से आए हैं, तो दोनों वीडियो देख कर के आना। इकोनॉमिक्स बाय सक्सेस जंक्शन सर्च कर लेना, वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है। चलिए, उपभोक्ता संतुष्टि से संबंधित प्रश्न था, संगठन के 2 प्रश्न, मार्केटिंग के 2 प्रश्न, और लॉजिकल वाले 3 से 4 प्रश्न लॉजिकल के भी पूछे गए थे, ठीक है। जैसे हम इसमें आपका एग्जाम एनालिसिस करा रहे हैं, सेम ऐसे ही आपका हम टीचर वाले एग्जाम में, सेम ऐसे ही आपका फॉरेस्ट गार्ड वाले एग्जाम में एग्जाम एनालिसिस लेकर के आएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल जोड़ दबा लेना। बात करते हैं इंग्लिश की। तो पीक्यूआरएस के 5 प्रश्न पूछे गए हैं। पीक्यूआरएस की वीडियो हमने अपलोड कर दी दोनों लेवल की, और ये जो 5 प्रश्न आए थे वो कैसे आए थे वो भी बता दें। 3 प्रश्न आपके वन लाइनर थे, यानी कि पहला दिया है और लास्ट दिया है, और बीच में एक-एक लाइन था, इसको आप आराम से जोड़ सकते हैं। 2 प्रश्न आपके अच्छे लेवल के थे, जिसमें कि थोड़े से लंबे-लंबे ऐसे पैराग्राफ दिए हुए थे, फिर उनको ऐसे-ऐसे जोड़ने के लिए था। लेकिन हमने जो इसमें ट्रिक बताई है, उस ट्रिक के माध्यम से आप इन पाँचों सवालों को विदिन सेकंड के अंदर, मतलब कि मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, आप इन पाँचों सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कैसे पेयर बनाना है, कैसे जोड़ना है, वो सारी ट्रिक हमने बताई है पीक्यूआरएस वाली वीडियो में। तो सर्च कर लेना पीक्यूआरएस बाय सक्सेस जंक्शन। 2 वीडियो बनाई हमने, एक एडवांस लेवल की और एक टेंस वाली, दोनों आप देख करके जाना, ठीक है। एक्टिव पैसिव के 4 प्रश्न थे, एक्टिव पैसिव की भी 2 वीडियो बनी है। सर्च कर लेना एक्टिव पैसिव बाय सक्सेस जंक्शन, मिल जाएगी आपको, कुछ दिन पहले अपलोड की है और ट्रेंडिंग में भी चल रही, ठीक है। नरेशन के 5 प्रश्न थे, और नरेशन की भी 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। नरेशन बाय सक्सेस जंक्शन, ये तीनों वीडियो आपको देख करके जाना है, काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। एडवर्ब के भी 3 से 2 प्रश्न आज एडवर्ब के पूछे गए थे। इडियम्स के 4 प्रश्न हैं, इडियम्स की वीडियो हमने कल ही अपलोड की है। ज़रूर देख कर के जाना भाई, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि उससे आपको, मैं पूरी गारंटी दे रहा हूँ, जितना भी हमने 35 के लगभग उसमें इडियम्स कराए हैं, 35 के 35 हमने याद कराए हैं। अच्छे लोगों के कमेंट भी उसमें आए हुए हैं, ठीक है। चलिए, मिस स्पेलिंग के लगभग 3 से 4 प्रश्न मिस स्पेलिंग के थे, वन वर्ड के 5 प्रश्न लगभग थे, और सिमिलरिटी के भी 2 प्रश्न आज पूछे गए, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश हो गया, और इंग्लिश लगभग 32 या 30-32 नंबर की आपकी इंग्लिश आज पूछी गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओवरऑल सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो मैथ रीजनिंग को मिलाकर के लगभग 70 प्रश्न आए हैं, जिनमें 38 प्रश्न मैथ के, 32 प्रश्न जो है वो रीजनिंग के देखने को मिले हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं साइंस और जीके को मिलाकर के 40 प्रश्न लगभग, इंग्लिश के 25, मैनेजमेंट के लगभग 17, और हिंदी के लगभग 30 प्रश्न आज पूछे गए हैं, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं भाई, कंप्यूटर के 20 प्रश्न आज पूछे गए हैं। आज के टॉप 5 स्कोरर की अगर हम बात करें तो 137, 135, 132, 122, 120, ये आज के टॉप 5 स्कोरर हमको मिले हैं। इसके अलावा आपके कितने नंबर आए हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और अब तक आपके कितने नंबर आए हैं, अगर आपने पटवारी का एग्जाम दे लिया है तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। और आज की कट ऑफ की बात करते हैं भाई, 135 नंबर आज का कट ऑफ जो है आज की शिफ्ट का जा सकता है, ठीक है। बाकी ये नंबर दिया हुआ, इस पर कॉल मत करना, केवल मैसेज करना अपने प्रश्न, अपने शिफ्ट के प्रश्नों को और अपने नाम के साथ में, ठीक है। बाकी ये हमारा सक्सेस जंक्शन टेलीग्राम चैनल है, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है, सर्च करना सक्सेस जंक्शन, वैसे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी के अंदर एक और चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। उसमें हम किताबें डालते रहते हैं, नोट्स वगैरह डालते रहते हैं, पूरी की पूरी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। कुछ ऐप्स मिल जाएंगे जहाँ से आपकी जो है स्पीड बढ़ सकती है मैथ की, वो सारे ऐप्स भी उसमें डले हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। तो वहाँ पर जा करके आप उसको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको हमने बता दिया है 26 या 27 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 22 तारीख आपकी डेट हो गई है फॉरेस्ट की,
स्पेशल तैयारी फर्स्ट गार्ड की करवाने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी चार्ज नहीं लगेगा। कैसे-कैसे करवाना है वो हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। सुबह हम एक टॉपिक लेंगे, चाहे जैसे मान लीजिए एक्टिव पैसिव, आज हमने इंग्लिश का टॉपिक करा है, तो शाम को हम क्या करेंगे, एक्टिव पैसिव के 10 प्रश्न, मतलब कि 10 प्रश्न इंग्लिश के, 10 प्रश्न हिंदी के, 10 प्रश्न जीके के, 10 प्रश्न साइंस के और 10 प्रश्न आपके जो है इंग्लिश के। मतलब कि और जो भी सब्जेक्ट आपका हिंदी वगैरह, मतलब कुल मिलाकर के हर सब्जेक्ट से 10-10 प्रश्न लेकर के उसको बिल्कुल डीपली सॉल्व कराएँगे, तो आपका पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न हमारे पास में रहेंगे पटवारी वाले, इनको भी इसमें ऐड कर लिया करें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न रिपीट होंगे, सेम टू सेम प्रश्न रिपीट होने की संभावना है, ठीक है? इन सबको हम वहाँ पर करवाने वाले हैं, बेहतरीन तैयारी आपकी करवाने वाले हैं। अपने सभी दोस्तों को, भाई-बहनों को बता देना जो फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, आपका वन रक्षक और जेल पहरी वगैरह की, ठीक है ना? ये हमारी वो इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर आप मैसेज करके हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी आपको पूछना है कि सर रिजल्ट कब आ रहा है, कितनी कट ऑफ जाएगी, तो वो सब आप फ़ोन नंबर पर नहीं लगाकर पूछेंगे, बल्कि यहाँ पर आप हमको फॉलो करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। मिस्टर अतुल 800 के नाम से आपको मिल जाएगी, ठीक है ना? बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ज़रूर शेयर कर देना और प्यारी सी कमेंट बॉक्स में लिख देना, और जो ऊपर हमने आंसर पूछा है कि कहाँ पर है वो तक्षशिला, वो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, ठीक है ना? और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो वन रक्षक वाली क्लास पढ़ाने में मज़ा आएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।